हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। कल मैंने पार्ट नंबर 1 डाला था, तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किए थे एंड आज की वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। जो एक्सियल पॉइंट पे हम एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज की क्लास में कवर करेंगे, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो पहले, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो इस टॉपिक में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। इस सर्कुलर लूप में ना करंट फ्लो कर रहा है ऐसे आई। अब हमें क्या करना है, इस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये कौन बताता है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बताता है ना, कि एक कंडक्टिंग वायर है, कैसी भी शेप की हो सकती है, स्ट्रेट वायर हो सकती है या फिर सर्कुलर हो सकती है, या कैसी भी शेप की वायर है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो ये सर्कुलर वायर है, राइट। अब सर्कुलर वायर क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो हमें इसके सेंटर पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन बताओ। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में राइट हैंड थंब रूल बताया था ना। राइट हैंड थंब रूल में अब वायर हमारी सर्कुलर है, तो हमारी कर्ल्ड फिंगर, जो हमारी फिंगर्स होंगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ये करंट को, वायर को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हमारा थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको ऐसे रखो, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जैसे कर्ल करो अपनी फिंगर्स को एंड जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, मतलब इनसाइड द पेपर या फिर इनसाइड द बोर्ड। तो और इनसाइड के लिए मैंने आपको कैसी डायरेक्शन बताई थी, ठीक है। उसको कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पी पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो वो कैसी की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। ऑलराइट, अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक स्मॉल लाइन एलिमेंट लेंगे यहाँ पे डीएल। ये स्मॉल लाइन एलिमेंट लिया हमने डीएल, डीएल वेक्टर, ठीक है। अब डीएल से लेकर यहाँ पी पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, आर। बायोट सावर्ट लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे क्या चीज करते हैं। अब जो एंगल होता है थीटा, वो डीएल और आर के बीच में होता है। तो यहाँ पे देखो, डीएल और आर के बीच में हमेशा कितना एंगल बनेगा, क्योंकि हम इतना छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो इसके और आर के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा डायग्राम है। अब सबसे पहले हम बायोट सावर्ट्स लॉ लिखते हैं। क्या था बायोट सावर्ट लॉ, डीबी मतलब जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसकी वजह से, डीएल, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ऑलराइट, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो डीबी है। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और पूरे के पूरे सर्कुलर लूप पे निकालेंगे। सो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या था, आई डी एल साइन थीटा लिख देते हैं, तो मैग्नीट्यूड ही लिख दो। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाता है, 1। सो dB विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब साइन 90 को 1 रख दो यहाँ पे। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बट ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड आई है इस पी पॉइंट पे, ये स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से आई है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पूरे के पूरे लूप की वजह से, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है उसकी वजह से कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, इसको क्या करेंगे, अगर हमें छोटी चीज की वैल्यू पता होती है और हमें बड़े क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ मैं। सो इंटीग्रेशन डी बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यही होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो सर्कल का रेडियस है ना, ये सर्कुलर लूप का रेडियस है, तो हर पॉइंट से आर की वैल्यू तो सेम ही होगी। तो यहाँ पे सब चीज, ये तीनों चीजें क्या है हमारी, कांस्टेंट। ये तो डीएल बचेगा बस इंटीग्रेशन के अंदर। तो बी विल बी, इसको बाहर ले जाओ कांस्टेंट क्वांटिटीज को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई
इंटीग्रेशन डीएल। अब डीएल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी, देखो आपको पता है ना इंटीग्रेशन का फंडा, यहाँ पे इनिशियल लिमिट आती है और यहाँ फाइनल लिमिट आती है। तो यहाँ देखो, यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे अभी आर जीरो है, डीएल जो है जीरो है लेंथ, एंड यहाँ से पूरा घूम के कितना आ रहा है, उसका पूरा सर्कमफेरेंस कवर कर रहे हैं ना। तो सर्कमफेरेंस कवर करते हैं तो सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr, राइट। मानो यहाँ पॉइंट से हमने स्टार्ट किया तो अभी डीएल जीरो है, बट पूरा का पूरा सर्कल जब हम घूम के आएंगे तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर किया। तो डीएल की लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेकर 2πr तक। अब डीएल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं, ओके। एंड 1 का इंटीग्रेशन डीएल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे देखो 1 डॉट dx हमें क्या होता है, x होता है ना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अगर 1 है तो इसको मान लो कि यहाँ पे क्या है, x की पावर 0 है, क्योंकि हम 1 को किसी भी चीज की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये dx हो गया, है ना। अब सेम ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, x की पावर 0 + 1 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1, तो क्या बचेगा x, तो यहाँ से ये आ गया। सिमिलरली अब 1 डीएल है, डीएल के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πr² i, और यहाँ पे क्या हो जाएगा l, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं l। अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो लिमिट्स जो होती हैं वो राइट हैंड साइड पे चली जाती है, 0 से लेकर 2πr। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4πr²। लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, पहले फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, इनिशियल में तो 0 ही है तो 0 ही आ जाएगा, फाइनल में कितना आ जाएगा 2πr, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, r से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा b जो आया वो कितना आया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2r, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई किस पे, सेंटर पे सर्कुलर वायर की वजह से। बट अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स होंगे, मतलब अभी तो हमने एक ही टर्न लिया है ना, अगर बहुत सारे टर्न्स आ गए तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बस उसको क्या कर देंगे n से मल्टीप्लाई, सो म्यू नॉट n i अपॉन 2r, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था, इसकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है पेपर में, इसलिए ध्यान रखना, समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लेना, ओके। आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो पिछले वाले टॉपिक में हमने एक सर्कुलर करंट लूप लिया था, ठीक है, उसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक्सिस पे पॉइंट लेना है, जैसे ये सर्कुलर लूप है, ओके, एंड इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारा आई, तो इसमें करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है, ओके। अब सेंटर पे तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, ये जो पी पॉइंट है इसकी एक्सिस पे, ये सर्कल, ये सेंटर है, ठीक है, ओ, ये पी पॉइंट है, इसकी एक्सिस पे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो इसका जो रेडियस है वो ले लेते हैं, रेडियस इसका ए ले लेते हैं, ओके, एंड मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एस, डन। अब यहाँ पे एक लाइन एलिमेंट कंसिडर करेंगे हम, देखो छोटा सा एक लाइन एलिमेंट कंसिडर करेंगे, डीएल वेक्टर। तो डीएल एंड एस के बीच में ये लाइन एलिमेंट इतना छोटा होगा कि अभी भी जो डीएल और एस के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा 90 डिग्री। अगर यहाँ पे एस में कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको आर ही ले लो, ठीक है, क्योंकि हमने बायोसेवर्ट्स लॉ में आर पढ़ा है ना, तो आर ही ले लो आप इसको, डन। तो ये इतना स्मॉल जो होगा लाइन एलिमेंट होता है कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही लगता है, ठीक है, उसकी वजह से हमें इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर से हमें डीवी मिलेगी, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, एंड फिर पूरे के पूरे सर्कुलर लूप की वजह से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी इस एक्सियल पॉइंट पी पे। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मैं क्या बोलने चाह रही हूँ। तो ये डीएल एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी एक डीएल एलिमेंट लेते हैं ताकि आपको पता चले। देखो
अब ये जो डीएल एलिमेंट होगा ना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ पे, ये कैसी डायरेक्शन में आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, इधर डीबी, ठीक है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, डीबी। डन। अगर ये वाला एंगल क्या है, दिस एंगल इज फाई, तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एक्सिस को और ज्यादा स्प्रेड कर दो, अब देखो जो dB है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा, समझ गए ना। ये वाला जो dB है ये मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन एलिमेंट की वजह से आ रहा है ऐसे, एंड जो ये लाइन एलिमेंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनके कंपोनेंट्स आएंगे, एक होगा x कंपोनेंट और एक होगा y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कौन कौन सा होगा इनका, देखो फाई है तो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी फाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये dB के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक होगा x कंपोनेंट, एक होगा y कंपोनेंट। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाई, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखो, जो आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये a अगर एक वेक्टर है, a वेक्टर, तो अगर यहाँ पे दो हमारे क्या है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दिस एंगल इज थीटा, तो जो थीटा की तरफ बेंड होता है ना, वो उस पे आता है कॉस कंपोनेंट, तो ये a कॉस थीटा होगा। एंड थीटा के दूसरी तरफ जो होता है ना, वो होता है साइन कंपोनेंट, ए साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी dB है, इसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक कॉस होगा एक साइन होगा। अब जो फाई की तरफ बेंड होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होगा कॉस कंपोनेंट, एंड जो दूसरी तरफ बेंड होगा वो होगा साइन। तो ये dB है ना, तो इस तरफ अगर ये बेंड होगा तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये क्या होगा, dB cos थीटा या cos फाई, एंड दूसरी तरफ जो बेंड होगा वो क्या होगा, dB sin फाई, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं, बट यहाँ पे अगर ये वाला जो dB है, अब आप ध्यान से सुनना, ये dB के भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस तरफ आएगा साइन और एक नीचे की तरफ आएगा कॉस। तो होता क्या है कि जितने भी लाइन एलिमेंट होते हैं सबके कॉस कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाते हैं। देखो जो इधर वाली, जो इस रेडियस, इसको डायमीटर से नीचे होंगे सारे लाइन एलिमेंट, वो ऊपर की तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड वो करेंगे प्रोड्यूस, एंड जो ऊपर इस रेडियस से ऊपर होंगे वो नीचे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो इनके जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो कॉस वाले जो होते हैं ना वो कैंसल आउट हो जाते हैं, क्योंकि आधे ऊपर की तरफ जाएंगे एंड आधे नीचे की तरफ। तो जो ऐड होते हैं वो इस तरफ जाते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स, एंड सारे कंपोनेंट्स कौन से ऐड होते हैं, साइन कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। कॉस कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं और वो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आती है वो किसकी वजह से आती है, वो जो इन साइन कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं उसकी वजह से आती है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑलराइट, तो ये वाला dB अगर अभी आप हटा दो, अगर हटाना चाहते हो, क्योंकि हमें जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो हम एक लाइन एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करेंगे, ना कि दो। एक की वजह से कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी टोटल, वो क्या होगी, dB साइन फाई, और उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। समझ गए। अब dB क्या है हमारी, फिर से देखो, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये है हमारा dB। थीटा क्या है, dl और r के बीच में एंगल, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री। ध्यान रखना, एक एंगल थीटा है, एक एंगल फाई है हमारा। तो यहाँ से dB क्या आ गया, dB विल बी म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो dB को, तो हमारा जो b था वो क्या था, इंटीग्रेशन dB साइन फाई, तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर dl साइन फाई, ठीक है। साइन थीटा हट गया। अब ये देखो, ट्राइंगल में आपको पता है ये 90 डिग्री अगर एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जहां पे 90 डिग्री और थीटा दोनों एंगल बनते हैं वो होता है बेस, ये वाला होता है परपेंडिकुलर, एंड थर्ड वाला होता है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में देखो साइन फाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, है ना।
तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये फाई जो है यहाँ पे बेस हुआ, ये अगर इफ दिस डिस्टेंस इज x, तो यहाँ पे जो बेस हुआ वो कितना हो गया x, एंड जो परपेंडिकुलर हुआ वो a हो गया, एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो गया r हो गया। तो इस ट्राइंगल से अगर आप देखोगे तो साइन फाई कितना आएगा, साइन फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया a, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया r, ठीक है। एंड पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अभी बाद में इसको लिख देंगे, a किसके r किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सिंपल सी इसमें। अब यहाँ पे साइन फाई की जगह पुट करो a अपॉन आर, पहले वो एक्सपैंड उसको बाद में कर देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, डीएल साइन फाई कितना हो जाएगा a अपॉन आर, डन। तो अब क्या करते हैं, फिर से जो भी कांस्टेंट चीजें हैं उसे बाहर ले लेते हैं, तो देखो म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई करंट कांस्टेंट, आर स्क्वायर एंड आर या आर क्यूब बन जाएगा, ये कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, सब चीज इसके अंदर कांस्टेंट है, सिर्फ एक चीज वेरी कर रही है विच इज डीएल। डीएल अगर यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा घूम के आएंगे, तो फिर से हम सर्कमफेरेंस कवर करेंगे। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर नहीं होगी, यहाँ पे सर्कमफेरेंस क्या होगी 2 पाई ए, क्योंकि उसका रेडियस क्या है, ए है हमारा रेडियस। तो अब यहाँ पे देखो बी इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, ठीक है, इंटीग्रेशन डीएल। अब डीएल 0 से कहाँ तक जाएगा, 2 पाई ए, डन। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट, अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन करना सिखा दिया है, ए 4 पाई आर क्यूब, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एल आएगा। अब फिर से एल में लिमिट पुट करोगे 2 पाई ए और 0, तो कितना बचेगा 2 पाई ए, 2 पाई ए, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल आउट कर दो, देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, ओके। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और 2b आर क्यूब, ठीक है। अब इस r की वैल्यू पुट कर दो, r क्या था हमारा, r हमारा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे हमें क्यूब चाहिए ना, तो इसका क्यूब कर दो, आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2, डन। तो यहाँ पे वेरी गुड, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी आई कैप, क्योंकि हमने देखा ना अभी कि ये कहाँ पे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है और आई कैप की तरफ पॉइंट कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन होगी आई कैप, पॉजिटिव आई कैप। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए फिर से इसके अंदर, सो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी विल बी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये प्लीज फॉर्मूलाज अपने फॉर्मूला शीट में लिख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस फॉर्मूला पे, एंड ये डेरिवेशन तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सियल पॉइंट की। डायग्राम अच्छे से समझना, ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझे प्लीज बताना, और ये पूरी की पूरी डेरिवेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, हमारे पास एक क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज लूप है, सबसे मेन चीज होनी चाहिए कि लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। तो अगर उस क्लोज लूप में क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल लेते हैं, मतलब उसका इंटीग्रेशन करते हैं अगर, तो वो किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट इंटू आई, जो म्यू नॉट होता है इंटू आई, आई मतलब करंट एनक्लोज की उस लूप ने कितना करंट एनक्लोज कर रखा है, डन। So it states that the line integral of the magnetic field B vector around any closed path is equal to mu naught times the total current passing through the loop. तो ये B हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई,
हम क्या कर रहे हैं, उसका लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, मतलब उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड ये जो सर्कल बनाया है यहाँ पे, इसका मतलब है क्लोज्ड लूप। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर ये सर्कल जो है, इसका मतलब है क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट। जितना उस क्लोज लूप में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब करंट एनक्लोज्ड है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ की क्या होती है, स्टेटमेंट एंड उसका फॉर्मूला होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना, आप लोगों ने अगर वो चैप्टर पढ़ लिया है तो ईएम वेव्स, तो उसमें हम मैक्सवेल ने क्या करा था, इसी इक्वेशन को क्या कर दिया था, मॉडिफाई करके एक नई टर्म कॉइन करी थी, विच वाज डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। यहीं पे आई के साथ आईडी लिख लेता है, बट ये वाला चैप्टर स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, इसीलिए ये बेसिक जो है फॉर्मूला है। बट मैक्सवेल ने क्या कर दिया था, उसको थोड़ा एडवांस कर दिया था, थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी थी, जो हम क्या किस में पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अभी के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ आपको यही याद रखना है, दैट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ के बेस पे हम बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं। इसकी एक दो एप्लीकेशन है, ये सिलेबस में देखो आप पहले। तो बायोट सेवर्ट लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया है लास्ट क्लास में, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया, बायोट सेवर्ट लॉ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लूप की दो एप्लीकेशंस हैं, एक सेंटर पे और एक एक्सियल पे, तो वो दोनों हो गई है। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ अभी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, एंड इट्स एप्लीकेशन टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे और एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से उस पे उसके एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हम करते हैं अभी। ओके, सो इसकी जो एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की, क्या कहते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ की जो एप्लीकेशन है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, उस पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, ये जो येलो से मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई ऐसे करके। ठीक है, अब कंडक्टर की वजह से अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो फिर से देखो, जो हमारा थंब है उसको अपवर्ड पॉइंट करो, क्योंकि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे हमारी कर्ल्ड फिंगर्स से रिप्रेजेंट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, है ना, ऐसे आ रही है ना हर पॉइंट पे ऐसे करके। तो ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डीबी। अब जो लाइन एलिमेंट है, लाइन एलिमेंट भी कैसे है, इसी डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट, क्योंकि हम ये छोटा सा अगर लाइन एलिमेंट ले रहे हैं तो ये भी डीबी की डायरेक्शन में है। रुक जाओ, ऐसे डीबी की डायरेक्शन में ही आएगा ये, तो डीएल। ठीक है, यहाँ पे भी डीबी की डायरेक्शन में ही आएगा डीएल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में, तो कैसा एंगल आता है, कॉस थीटा। थीटा होता है उन दोनों के बीच का एंगल, जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो थीटा क्या होगा, बी और डीएल के बीच का एंगल। तो बी जिस डायरेक्शन में, डीएल भी उसी डायरेक्शन में है, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। ठीक है, सो बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। डन। अब cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, सो बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब डीएल क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर से वही चीज होगी, यहाँ से स्टार्ट, अगर मान लो ये छोटा सा लाइन एलिमेंट कंसिडर किया हमने, तो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा, पूरा का पूरा जाके इसके रेडियस को कवर करेगा। अगर इसका रेडियस आर है तो पूरा का पूरा क्या होगा, 0 से स्टार्ट होके हम पूरा सर्कल पे घूम रहे हैं, है ना, और यहाँ पे जा रहे हैं वापस, तो उसके सर्कमफेरेंस को कवर करा हमने, पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये कितना हो जाएगा, डीएल 2 पाई आर उसका सर्कमफेरेंस। सो बी और डीएल क्या हो गया, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये म्यू नॉट आई कहाँ से आया, ये एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन थी अभी। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हमारे करंट जो है स्ट्रेट कैरिंग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जिसपे करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद रखना, जो अभी हमने पीछे करा था सर्कुलर अगर शेप है,
किसी कंडक्टर की, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कितनी आ रही थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो एक पाई का फर्क है, तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट क्लास में अभी हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट क्लास में हम सोलेनॉइड्स एंड बाकी जो टॉपिक्स है वो सारे कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, एंड अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखो एंड बहुत अच्छे से समझो, फॉर्मूला शीट बनाओ। जो भी डेरिवेशन मैंने कराई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करो, 3-3 4-4 बार लिख कर देखो, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।